नमस्कारम सद्गुरु। मैं एक जिज्ञासी हूँ और मैं आर्टिफिशियल कॉन्शियसनेस यानी अप्राकृतिक चेतना के कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा हूँ। मेरे पास आपके लिए एक बुनियादी सवाल है। क्या चेतना को कंप्यूटर से प्रोग्राम किया जा सकता है और क्या मशीनों में भी चेतना हो सकती है? आपकी किताबों और वीडियोस से मुझे ये समझ में आया है कि कुछ खास तकनीकों से वस्तुओं की प्राण प्रतिष्ठा करके एक यंत्र का निर्माण किया जा सकता है। क्या ये प्रक्रिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जा सकती है? इस सवाल की कई परतें हैं। एक तरह से देखा जाए तो सवाल का जो आखिरी हिस्सा है, पहले मैं उसका उत्तर देता हूँ। क्या मैं किसी चीज़ की प्राण प्रतिष्ठा कर सकता हूँ जावा में प्रोग्राम लिखकर? मेरे साथ कई सारी चीज़ें हुई जब मैं एक जावा गाड़ी चलाया करता था। लेकिन जावा लैंग्वेज या जो भी दूसरी लैंग्वेजेस हैं, मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। क्या वो आपको अनुमति देंगी कि आप ऐसी चीज़ें लिख सकें? चलिए इस चीज़ को समझते हैं। प्राण प्रतिष्ठा और चेतना, चलिए इन दोनों को अलग अलग करते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा एक ऊर्जा का निवेश करने की एक तरीका है, किसी वस्तु पर या किसी जगह पर या एक इंसान पर ऊर्जाओं का निवेश करना ताकि वो एक खास स्तर पर काम करे। फिलहाल अभी आप धरती को खोद सकते हैं और उससे थोड़ा तांबा निकालकर उससे एक बर्तन बना सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको एक बर्तन चाहिए होगा। मैं चाहता हूं कि आप उन दिनों की कल्पना करें जब लोगों ने दुनिया में बर्तन नहीं बनाए थे, जब मिट्टी के बर्तन नहीं थे। जस्ट कल्पना करके देखिए, आपको थोड़ा पानी चाहिए, आपके पास कोई गिलास नहीं है, कोई घड़ा नहीं है, कोई टंकी नहीं है। जब भी आपको पानी चाहिए, आपको पानी के स्रोत तक जाना होगा, नदी तक या तालाब तक। इसी कारण सभी सभ्यताएं हमेशा नदी के तटों के इर्द गिर्द विकसित हुईं। हर सभ्यता नदी के किनारे विकसित हुई, क्योंकि हर दिन अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आपको नदी जाना होगा, कपड़े धोने के लिए आपको नदी जाना होगा, सुबह पेट साफ करने के लिए आपको नदी जाना होगा, जानवरों को नहलाने के लिए आपको नदी जाना होगा, क्योंकि कोई टंकियां या कोई बर्तन उपलब्ध ही नहीं थे। शुरुआत में कुछ भी नहीं था। बस कल्पना करके देखिए, आपने मिट्टी खोदी और उससे एक बर्तन बना दिया और आप पानी को उसके अंदर जमा कर रख सकते थे, इकट्ठा कर सकते थे। कितना शानदार आविष्कार था वो। अभी भी अगर आप किसी भी प्राचीन सभ्यता वाली जगह को खोदते हैं तो वहाँ आपको हमेशा जली हुई मिट्टी के बर्तन मिलेंगे, पूरे या टूटे हुए, लेकिन मिट्टी के बर्तन आपको हमेशा मिलेंगे, जो उस समय की बहुत महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी थी। वो आपके अंतरिक्ष यानों से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझें, क्योंकि अगर आपके पास कोई बर्तन ना हो जिसमें आप पानी रख सकें या बर्तन रख सकें, तो सोच के देखिए, आपके पास सिर्फ अपने 2 हाथ ही होते। वो कितनी मुश्किल परिस्थिति होती। या तो हमें शिव की तरह आपकी खोपड़ी को काट कर अपने हाथों में रखना होता। आपकी खोपड़ी को हम पानी रखने के लिए या बर्तन रखने के लिए उपयोग में लाते। तो मिट्टी के बर्तन एक बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है जिसने इंसानी जीवन को नाटकीय तरीके से बदल दिया। मुझे यकीन है कि उस समय लोगों ने सोचा होगा कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, इससे बेहतर कोई आविष्कार ही नहीं हो सकता, एक मिट्टी का घड़ा। लेकिन आज हम उसी मिट्टी को खोदते हैं और उससे हम एक कंप्यूटर बना लेते हैं, एक अंतरिक्षयान बना लेते हैं।
हम किसी दूसरे ग्रह तक पहुंच जाते हैं, अंतरिक्ष के बाहर चले जाते हैं, पर्यावरण के, हवा के बाहर चले जाते हैं। किस चीज से? उन्हीं चीजों से जिन्हें खोद के हमने निकाला था और एक मिट्टी का बर्तन बनाया था। तो वही पदार्थ आप उस पर निवेश कर रहे हैं एक उच्च संभावना का। तो एक तरह से कहा जाए तो ये प्राण प्रतिष्ठा है। वहाँ इसे एक मैकेनिकल तरीके से किया जाता है, लेकिन अगर आप इसे ऊर्जा के स्तर पर करते हैं तो वही पदार्थ एक उच्च क्षमता से काम कर सकता है। अब हम कहते हैं ये प्राण प्रतिष्ठित है क्योंकि इसमें एक स्तर की ऊर्जा का निवेश किया गया है। क्या एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पूरी तरह से फिजिकल है? नहीं, आपको पता है कि ये नहीं है। उसमें ऊर्जाओं का एक खेल हो रहा है जो चीज़ों को संभव बना रहा है। जब वो एक खास तरीके से काम करता है हमारी मर्जी के अनुसार, फिर वो एक बोर्ड बन जाता है या चिप बन जाती है, आप उसे चाहे कोई भी नाम दें। वो किस तरीके से काम करता है आपको नहीं पता, लेकिन आपको पता है कैसे इसका उपयोग करना है। प्राण प्रतिष्ठा भी इसी तरीके से काम करती है। हमने ऊर्जा का निवेश किया है एक खास तरीके से, ताकि वो एक खास तरीके से काम करे, ताकि वही पदार्थ एक उच्च अवस्था पे काम करे। यही बात आपके शरीर के साथ भी सच है। कम से कम इस लॉकडाउन के दौर में अगर आप अपना समय लगा रहे हैं अपनी सूर्य क्रिया करने के लिए या शक्ति चलन क्रिया करने के लिए, ये अपने आसन करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के अंदर या 2 हफ्तों के अंदर आप साफ साफ देख सकते हैं कि वही हाड़ मांस एक उच्च स्तर पे काम कर रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये प्राण प्रतिष्ठा है। अगर आप एक केवल परिभाषा के रूप में देखें तो आप शरीर की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ताकि वो एक उच्च स्तर पे काम करे। वही सौर ऊर्जा, लेकिन आप उसे एक उच्च स्तर पे काम करवा रहे हैं। तो प्राण प्रतिष्ठा ऊर्जा का एक निवेश है। मान लेते हैं कि एक खास रूप में, ताकि वो रूप एक उच्च स्तर पे काम करे। चेतना एक दूसरा मुद्दा है। मैंने शुरुआत में जब बात की तो हम इस बारे पे बात कर चुके हैं। हर वो चीज़ जिसे आप जानते हैं उसकी एक सीमा है। आपका शरीर, आपका मन, आपकी भावनाएं, ऊर्जा, हर चीज़ की एक सीमित सीमा है। चेतना किसी भी चीज़ से सीमित नहीं है। ये सृष्टि का मूलभूत मदरबोर्ड है। तो क्या मैं एक मशीन को सचेतन बना सकता हूँ? ये मूर्खतापूर्ण है। यहाँ तक कि आप भी सचेतन नहीं हो सकते। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को समझें। देखिए, कॉन्शियसनेस शब्द का प्रयोग अलग अलग तरीकों से किया जाता है, लेकिन इस बात को समझिए, चेतना मौजूद है। अगर आप अपने भौतिक रूप को विलीन कर देते हैं, अगर आप अपने मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा रूप को विलीन कर देते हैं, तो आप चेतना बन गए हैं। ऐसा नहीं है कि आप सचेतन हो गए, ऐसा नहीं है कि आपने उस चेतना को हासिल कर लिया। नहीं, आप चेतना बन गए हैं। जैसे कि अगर हम आपको दफना देते हैं तो आप मिट्टी बन जाते हैं, आप धरती बन जाते हैं। उसी तरह से अगर हम आपको विलीन कर देते हैं तो आप चेतना बन गए हैं। आप न तो चेतना पैदा कर सकते हैं इसके भीतर, न ही अपने किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज के अंदर। यह बिल्कुल गलत समझ है। मुझे पता है कि दुनिया में हर जगह इन चीजों के बारे में बहस चल रही है। लगातार लोग इन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। हर कोई बस अपने सुझावों पे निवेश कर रहा है। सुझाव का मतलब है कि वो एक सीमित चीज है, उसमें चेतना नहीं हो सकती। आप उसके बारे में जितनी चाहे उतनी बात कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को आज़ादी है। लेकिन जब हम बात करते हैं चेतना की, तो हम मूलभूत चीज की बात कर रहे हैं। हर दूसरी चीज एक पॉपअप है। आकाश गंगा एक पॉपअप है, सौर मंडल एक पॉपअप है, ग्रह एक पॉपअप है, आप एक पॉपअप हैं। जब इंसान के भीतर ये क्षमता आती है कि वो सिर्फ एक पॉपअप ना रहे, बल्कि वो स्रोत बन जाए, जब आप वैसे बन जाते हैं तो किसी न किसी तरीके से आपने अपनी पहचान को मिटा दिया है, क्योंकि आपका शरीर, आपकी मानसिक संरचना मूल रूप से पहचान के कारण है। इसे इस तरीके से देखिए। मान लीजिए कि कई सारी घटनाएं और परिस्थितियां आपके जीवन में हुई होंगी। केवल वो परिस्थितियां जिनसे आप अपनी पहचान बनाते हैं, उनसे पसंद के कारण या नापसंद के कारण
अभी वो आपका एक हिस्सा हैं। वो परिस्थितियाँ जिन्हें आप ना तो पसंद करते हैं ना नापसंद करते हैं, किसी न किसी तरह से वो आपका एक हिस्सा नहीं है। इस पे गौर कीजिए। तो आपकी मानसिक संरचना लगातार बन रही है, उसका विकास हो रहा है इस आधार पे कि आप क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं। मूलभूत रूप से आपकी पहचान। तो आप इस शरीर के साथ अपनी पहचान रखते हैं। मैं इसकी बारीकियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन परसों का जो खाना है, आपने अभी उसे नहीं देखा है। जब तक कि आप अपने फ्रिज से ही खाना ना खाते हो कि हफ्ते भर का खाना पहले ही उसमें भरा हुआ है। ये जीने का बहुत बुरा तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपने परसों का खाना अभी नहीं देखा है, लेकिन जब परसों आता है और आज बन जाता है, तो वो जो चीज़ आपने नहीं देखी थी, वो आपका एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन कल के खाने के साथ क्या हुआ? वो टॉयलेट में बहकर निकल गया, उसमें से ज़्यादातर हिस्सा। तो जिस चीज़ से आप पहचान जोड़ते हैं अभी, ये आप हैं। आप जाकर उस सारे मल की खोज नहीं करेंगे जो टॉयलेट में बह गई, ये कहते हुए कि ये मैं हूँ। लेकिन अभी आपने उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ी है, इसलिए आप वो नहीं हैं। तो आपको ये समझना होगा कि आपके अनुभव में क्या मैं है और क्या नहीं है, ये बनाई गई वास्तविकता है, जिसे आप अपने दिमाग में मनाते हैं अपनी पहचान जोड़कर। ये मैं हूँ, ये मेरा है। चाहे वो एक वस्तु हो या एक व्यक्ति हो या एक संपत्ति हो, जिसमें आपका शरीर भी शामिल है और आपका मन भी शामिल है। आप सोचते हैं कि ये मैं हूं सिर्फ तभी जब आप उससे अपनी पहचान जोड़ते हैं। तो अगर आप अपनी पहचान वापस खींच लेते हैं, तो आप विलीन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका शरीर पिघल गया, ये अभी भी यहाँ बैठा हुआ है। लेकिन चूंकि आपने अपनी पहचान वापस खींच ली, आपके अनुभव में ये विलीन हो गया है और अब आप चेतना हैं, क्योंकि यही आपके अस्तित्व का आधार है। क्या मैं चेतना बना सकता हूँ? ये सब बकवास है। आप ऊर्जा का निवेश कर सकते हैं और किसी चीज़ से बेहतर काम करा सकते हैं, वो बात अलग है। किसी चीज़ से बेहतर काम कराना, हो सकता है आपको ये बात बहुत एक्सट्रीम लगे। अगर आप एक भगवान का निर्माण करते हैं, अगर आप एक सबसे ज़्यादा संभावना के देवता का भी निर्माण करते हैं, फिर भी वो गुजर बसर की ही प्रक्रिया है। आप बस ये देख रहे हैं कि बेहतर जीवन कैसा जिएं। देखिए, ज़्यादा प्रगति करना भी जिंदा रहने की ही बात है। बहुत ज़्यादा प्रगति करने का मतलब है कि आप किसी दूसरे से बेहतर जीवन जी रहे हैं। तो आपके भगवान, आपके धर्म, आपके स्वर्ग का क्या मतलब है? आप दूसरों से बेहतर जीवन जी रहे हैं, हालांकि आप मर चुके हैं। हालांकि आप मर जाते हैं, फिर भी आप दूसरों से बेहतर जीवन जीते हैं। यही स्वर्ग जाने का मतलब है कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें सिर्फ जिंदा रहने के बारे में, गुजर बसर चलाने के बारे में हैं। इसीलिए लगातार पहले दिन जब आप इंट्रोडक्टरी टॉक के लिए आए थे, मैं तब से बात कर रहा हूँ कि अगर आप जिंदा रहने की अपनी प्रवृत्ति से दूरी बना लेते हैं, तो आपके साथ कुछ और होगा। चाहे आप एक आश्रम में हो या मंदिर में हो या स्वर्ग में हो, आप फिर भी जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अपने खुद के गुजर बसर के साथ पहचान नहीं बनाते, वो सारे ब्रह्मचारी वहाँ क्यों बैठे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी जिंदा रहने की प्रक्रिया से दूर हटना चाहते हैं। अगर आप अपनी जिंदा रहने की प्रक्रिया से सिर्फ तभी दूर हट सकते हैं जब आप अपने शारीरिक रूप से अपनी पहचान ना जोड़ते हों। अपनी भावनाओं, अपनी ऊर्जाओं से आपकी पहचान ना हो, सिर्फ तभी आप जिंदा रहने की प्रक्रिया से दूर हट गए हैं। जैसे ही आप इस प्रक्रिया से दूर हटते हैं, आप ही चेतना हैं। होने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आप इसे मशीन के साथ कर सकते हैं? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप इसे इसके साथ भी नहीं कर सकते। ये पहले से मौजूद हैं, आप उसी के ऊपर जिंदा हैं, लेकिन अभी आप एक पॉपअप की तरह जी रहे हैं। अगर आप इस बुलबुले को तोड़ देते हैं, तो आप ही चेतना हैं। ऐसा नहीं है कि आप चेतन बन जाते हैं, आप ही चेतना हैं अगर आप इस बुलबुले को पिघला देते हैं तो। लेकिन अभी आप उलझे हुए हैं इन बुलबुलों के साथ, और आपका बुलबुला दूसरों के बुलबुलों से ज्यादा सुंदर है, दूसरों से ज्यादा मजबूत है। अब ये नाटक, बुलबुलों का ये नाटक चलता रहता है, और जब दो बुलबुले एक साथ चिपक जाते हैं और कहीं जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ,
एक युवा व्यक्ति जो शादी करना चाहता था अपने पिता के पास आया और उसने कहा, पिताजी, शादी करने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ती है? पिताजी जो 50 से ज्यादा की उम्र के थे, उन्होंने कहा, मेरे बेटे, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं अभी तक कीमत चुका रहा हूं।